मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये दुनियादारी है। दुनिया भर की खबरें हम और हमारे साथी आपके सामने बाँचते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भूगोल से, ज्योग्राफी से। आपने नाम सुना होगा ब्लैक सी का, काला सागर। ये काला सागर जो है यूरोप में पड़ता है, यूरोप के एक कोने में पड़ता है। 6 देश इसके इर्द गिर्द हैं। नाम याद कर लीजिए, जीके का सवाल हो सकता है। ये 6 देश कौन से हैं? तुर्की, जिसको पहले तुर्की बोलते थे, बुल्गारिया और रोमानिया। 3 तो ये हो गए। इसके अलावा यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया। अब इसमें 3 देशों का नाम आपको याद रखना है, तुर्की, यूक्रेन और रूस। क्यों याद रखना है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन में अनाज का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इतना कि इसको यूरोप में ब्रेड बास्केट कहा जाता है, यानी कि वो डलिया जहाँ से लोगों की ब्रेड आती है, लोगों की रोटी आती है। यहाँ पर गेहूं की, जौ की और सूरजमुखी की हचक के खेती होती है। और हमको ये भी पता है कि 24 फरवरी 2022 से यहाँ पर जंग की खेती हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि रूस ने जब 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, उसके बाद उसे लगा कि यूरोप में मेरा प्रभुत्व और बढ़े, और उसके लिए उन्होंने 24 फरवरी 2022 को हमला कर दिया यूक्रेन को पर। इस तारीख को हम रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत मानते हैं। रूस को लगा हमला किया है, तुरंत फरत वहाँ पे कब्जा कर लेंगे, कीव समेत सब जगह खूब बम गिराए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम आपको लगातार बता रहे हैं। आज की खबर क्या है, और इस खबर को हमने काला सागर से क्यों शुरू किया, अब इस मुद्दे पर आते हैं। काला सागर के नाम पर एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी जुलाई 2022 में। ये संधि करवाई थी तुर्की ने। क्यों करवाई थी? क्योंकि यूक्रेन से दुनिया भर में अनाज जाता है। सबसे बड़ा खरीदार था यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस। वो अनाज खरीदता था और वो भेजता था फिर अफ्रीका के गरीब मुल्कों को, जो अविकसित देश हैं उनको, जिनमें अभी थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, ताकि वहाँ भूखमरी का संकट ना हो। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद सप्लाई चेन बाधित हो गई थी, क्योंकि काला सागर पर जो बंदरगाह थे उनमें से कुछ पर रूस का कब्जा हो गया था। क्रीमिया और बाकी इलाकों पर पहले ही उनका प्रभुत्व था, तो सप्लाई चेन रुक गई थी। ये सारे जहाज़ तुर्की से भी गुजरते थे। अगर आप नक्शा गौर से देखेंगे तो जो काला सागर है वो जाके मिलता है एक स्ट्रेट के जरिए, खाड़ी के जरिए भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन सी से, और मेडिटेरेनियन सी आगे जाके मिलता है अटलांटिक से। अटलांटिक हम जानते हैं एक महासागर है जो कि यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप के बीच में बहता है। तो आज हम ये जानेंगे कि पुतिन ने ये जो ब्लैक सी ट्रेड एग्रीमेंट था, जो कि अनाज को लेकर था, उसको खत्म क्यों कर दिया है, उसके पीछे रूस ने क्या वजहें बताई हैं, इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, या नट शेल में कहें बहुत ही सपाट लहजे में। तो मित्रों, क्या गेहूं, जौ और सूरजमुखी का तेल, या गेहूं और जौ से बनने वाले तमाम पदार्थ, या जौ से बनने वाले तमाम द्रव पदार्थ महंगे होने वाले हैं क्या? ये दुनियादारी में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया का पेट भरने में यूक्रेन का महत्व क्या है। खाद की बात अलग से कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर वो फर्टिलाइज़र की सप्लाई करते हैं, लेकिन खाद्य के मामले में बात करते हैं। खाद अलग, फर्टिलाइज़र, खाद्य यानी कि ईटेबल चीज़ें अलग। सूरजमुखी के तेल के निर्यात में यूक्रेन पहले नंबर पे है, जौ में तीसरे नंबर पर, मक्के में चौथे नंबर पर और गेहूं में 5वें नंबर पर। अब ये नंबर कैसे समझ में आए, इसका वजन कितना है? 2021 के आंकड़े समझिए, 1 लाख करोड़ रुपए इतने का अनाज 2021 के साल में, यानी कि जब जंग शुरू नहीं हुई थी, यूक्रेन ने निर्यात किया था। 87% जो गेहूं था यूक्रेन में पैदा हुआ, वो अफ्रीकी और विकसित देशों को गया था। और हम जानते हैं कि इन देशों में लगातार गृह युद्ध और इन सब की वजह से खाद्यान्न संकट जिसे बोलते हैं वो कितना ज़्यादा मौजूद था। यानी दुनिया में एक मिनिमम वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे, मिनिमम शांति बनी रहे, यूएन की एक्टिविटीज़ चलती रहे, इसके लिए यूक्रेन का जो उत्पादन था वो बहुत महत्वपूर्ण था। फिर हमें ये भी पता है कि पुतिन ने हमला किया और उसके बाद चीज़ें बदल गईं। हमले के दौरान उन्होंने 3 बातें कही थी, उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात पुतिन ने कही थी कि क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को मान्यता दी जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि यूक्रेन अपनी सैन्य क्षमता को घटाए, और तीसरी बात अपनी तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करे। अब ये तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि वो नेटो का मेंबर बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा तो अमेरिका और जो दूसरे देश हैं, जिनकी जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, जिनकी चौधराहट और धमक को रूस बिल्कुल अपने पड़ोस में महसूस कर रहा था, तो अगर यूक्रेन नेटो में चला जाता तो वहाँ तक उनके सैन्य ठिकाने हो जाते। तो ये 3 अहम शर्तें थी। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई और उसके बारे में आपने विस्तार से जाना।
3 बंदरगाहों के नाम लेकिन इस क्रम में आपको याद कर लेने चाहिए, बात आगे समझें। इनके नाम है ओडेसा, कोर्नोमोर्स्क और पिवदेनी। मुझे ये नामों के उच्चारण में बड़ा अजीब उटपटाती है, आपको भी ऐसी दिक्कत आती है क्या? तो रूस ने यहाँ पर कब्जा कर लिया इन बंदरगाहों पर, यानी कि ब्लैक सी के सारे पोर्ट्स पे उनका लगभग प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस चक्कर में फंस गया 2 करोड़ टन अनाज। ये बहुत बड़ी संख्या है। रिवाइज करते हैं, बेसिक हमने जो मात्राएं सीखी थी, गणनाएं सीखी थी, 1 टन में होता है 1000 किलो। 2 करोड़ टन अनाज फंस गया तो संकट शुरू हो गया, दाम बढ़ने लगे, महंगाई शुरू हो गई, जो उपलब्ध था अनाज वो औने पौने दाम पर बिकने लगा। ऐसे में जो यूएन के महासचिव हैं अंतोनियो गुतरेस, उन्होंने दखल दिया। फिर बात पहुंची तुर्की के पास। तुर्की में कौन है? अर्दोआन है। तो तुर्की ने कहा कि हम मध्यस्थता करते हैं। उन्होंने सब पार्टियों को, यानी रूस को, यूक्रेन को, यूएन को, इन सबको साथ बिठाया। इसके लिए यूरोपियन यूनियन का प्रस्ताव भी आया। ये प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, मई 2022 में आया था। कहा गया कि हम जब तक समंदर के रास्ते से अनाज नहीं भेज सकते हैं, तब तक ज़मीन के रास्ते से भेजते हैं। ज़मीन के रास्ते अनाज मंगवाना जाहिर सी बात है महंगा था। इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया गया उसको कहा गया सॉलिडेरिटी लेन्स। लेन हम जानते हैं गली को, गलियारे को कहा जाता है, और सॉलिडेरिटी जब आप किसी के साथ किसी कॉज की वजह से साथ में आ जाएं, किसी वजह से साथ में आ जाएं। इसके लिए ईयू ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पैसे भी खर्च हो गए। कुछ दिनों तक खाद्यान्न संकट टलता रहा, लेकिन उसके बाद जब लोगों को लगा कि साहब ये बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा, तो तुर्की की एंट्री होती है। अब हमारे और आपके दिमाग में ये आ सकता है कि तुर्की का इसमें क्या रोल था। हम सुनते तो रहते हैं कि अर्दोआन की ठीक ठाक पड़ती है पुतिन से। तो ये समझने के लिए जेएनयू में विद्वान हैं अमिताभ, हमने उनसे, प्रोफेसर साहब से पूछा कि ज़रा बताइए इस वर्ल्ड ऑर्डर में, इस चीज़ को फिक्स करने में तुर्की का जियोपॉलिटिक्स में क्या रोल है। सुनिए। देखिए, तुर्की एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का। वो इसलिए भी है क्योंकि तुर्की जो है एग्जिट और एंट्री दोनों कंट्रोल करता है ब्लैक सी का, बॉस्फोरस से। और जब तक तुर्की नहीं अलाउ करेगा, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम है, जैसे ट्रीटी ऑफ डार्डनेल्स है 1956 का, जिसके तहत वो ये कहा गया है कि तुर्की के रास्ते या बॉस्फोरस के रास्ते ब्लैक सी में कोई भी डिफेंस की आवाजाही नहीं, यानी डिफेंस इक्विपमेंट की आवाजाही नहीं होगी, चाहे वो नेवल शिप्स हो या पनडुब्बियां हो, ये नहीं जाएगी, क्योंकि उस पूरे रीजन को अफेक्ट करेगा। तो उसको सिविलियन डील्स के लिए या सिविलियन कार्यों के लिए ही वो रास्ता दिया जाता है। तो तुर्की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रशिया और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता के लिए, इस ग्रेन इनिशिएटिव के लिए भी। अगर आप देखेंगे तो तुर्की यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई करता आया है, और वो युद्ध के पहले से करता आया है। बेरख्तार ड्रोन्स जो हैं, जो आजकल हाउस होल्ड नेम बना हुआ है यूक्रेन में और यूरोप में, उसका सप्लायर है यूक्रेन, क्षमा करें, टर्की। और टर्की और रूस के भी बड़े अच्छे संबंध हैं। 2015 की क्रांति सैन्य विद्रोह के बाद तुर्की जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बना, क्योंकि वेस्ट से उसका अलगाव होने लगा और वेस्ट ये कहने लगा कि अब डेमोक्रेसी कम होती जा रही है। उस समय में तुर्की ने रूस की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वो रूस का दोस्त बन गया एक तरह से। तो दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, नेटो का सदस्य है ही, और साथ में यूनाइटेड नेशंस भी इस ग्रेन इनिशिएटिव का पार्ट बन गए। तो कुल मिला के तुर्की एक इम्पॉर्टेंट कड़ी बना उस सारे डील का, कि उनसे मध्यस्थता कर सके, बात कर सके। तुर्की अभी भी ये मानता है कि ये डील किया जा सकता है। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन अगले महीने पुतिन से मिलने वाले, राष्ट्रपति पुतिन से। तो वहां पर यह संभव है कि इसका कुछ हल निकले। लेकिन फिलहाल आज की भी रिपोर्ट में है कि ओडेसा पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया, और ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि कर्च स्ट्रेट का जो अटैक किया था यूक्रेन ने कल, उसके प्रतिकार के रूप में किया गया है। तो जाहिर है ओडेसा पोर्ट का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को सबसे बड़ा धक्का मिलेगा। और जो एंड गेम जो रूस का है, वो चाहता है कि वो ओडेसा तक कैप्चर कर ले उसकी भूमि को, तो पूरी तरह से तुर्की को भूमिबद्ध कर लेगा, यानी उसके ब्लैक सी का
अप्रोच बंद कर देगा। तो इसके चलते वो अभी भी एक दुविधा जैसी स्थिति बनी हुई है कि अगर वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर देगा, अगर पोर्ट ही नहीं रहेगा, तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, महत्व नहीं रहेगा। आपने विद्वान को सुना। अब अगली बात, 22 जुलाई 2022 को फाइनली ये डील हुई जिसे ब्लैक सी ग्रेन डील कहते हैं, यानी काला सागर अनाज समझौता। इसके 4 प्रमुख बिंदु हैं। पहला, रूस यूक्रेन से अनाज और खाद लेकर जाने वाले जहाजों को ब्लैक सी में सुरक्षित रास्ता देगा, बमबारी नहीं करेगा, इसके ऊपर हमला नहीं करेगा, और जिन बंदरगाहों से, जिन पोर्ट से ये जा रहे हैं उन पर भी हमला नहीं करेगा। दूसरी बात, इस्तांबुल में, जो कि तुर्की का एक महत्वपूर्ण शहर है, एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनेगा, जेसीसी कहा गया इसको। इसमें रूस, यूक्रेन, तुर्की और यूएन, इन 4 के प्रतिनिधि रहेंगे ताकि निगरानी कर सकें और ये भी सुनिश्चित कर सकें कि गेहूं और खाद ही जा रहा है। तीसरा पॉइंट, इनके साथ साथ यूक्रेन का एक सुरक्षा दस्ता चलेगा और उस पर भी हमला नहीं किया जाएगा। सुरक्षा दस्ता क्यों चलेगा? ताकि जो समुद्री बारूदी सुरंगें हैं उनकी निगरानी हो सके, उनकी चपेट में आके कोई जहाज न डूबे। चौथी बात जो रूस ने कही कि देखिए, जहाज सिर्फ यूक्रेन के नहीं जाएंगे, हमारे भी जाएंगे और हमारा भी अनाज और खाद्यान्न जाएगा, खाद भी जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि रूस भी फर्टिलाइजर आदि का एक बड़ा उत्पादक देश है। चारों पे सहमति हो गई। पहली डेडलाइन इसकी जो रखी गई थी वो थी 19 नवंबर 2022, लेकिन इस डेडलाइन के खत्म होने से पहले, यानी कि 17 नवंबर को, 2 दिन पहले, इसको 120 दिनों की, यानी मोटा माटी 4 महीनों की एक्सटेंशन, मोहलत मिल गई। जब वो एक्सटेंशन खत्म होने को था तो फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन 17 जुलाई को ये सारे एक्सटेंशन खत्म हो गए और रूस ने कहा कि अब हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। वजह ये बताई कि जो हमारी शर्त थी, खासतौर पर जो चौथा बिंदु था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब इस पर बयान भी आया है। रूसी जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसके प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव। उन्होंने कहा ब्लैक सी एग्रीमेंट आज से खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति महोदय ने पहले कहा था कि इस एग्रीमेंट में रूस की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया, इसलिए हम इससे हट रहे हैं। इसकी वजह क्या बताई गई? पहली वजह कि उन्होंने कहा कि जो मैंने आपको बताया कि हमारे निर्यात पर संकट है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अब संकट की वजह क्या है? बहुत सारे यूरोपीय देशों ने रूस से चीज़ें खरीदने पर प्रतिबंध लगा रखा है कि इन्होंने हमला किया, इन्होंने अमानवीय काम किया, इसलिए हम इनसे नहीं खरीदेंगे। ये तो पहली वजह है। दूसरी वजह ये है कि रूस ने कहा कि यूएन ने ये डील साइन करवाते हुए कहा था कि आप यूक्रेन का अनाज आदि आने दो, क्योंकि ये जो अविकसित देश हैं, जो गरीब देश है, वहाँ पर जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और यूक्रेन से आने वाले अनाज का एक बड़ा हिस्सा, कितना बड़ा हिस्सा? 44% हिस्सा यूरोप के देशों में खपाया जा रहा है। तो ये 2 बड़ी चिंताएं हैं जो रूस की तरफ से आई हैं, आपत्तियां। इस आपत्ति पर भी प्रोफेसर साहब को सुनते हैं, इसमें दम कितना है? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि यूक्रेन के अनाज से या रूस के अनाज से किसी एक या देश को या एक महाद्वीप को फायदा होता है, ऐसा नहीं है। पूरे ग्रेन की प्राइसिंग को अफेक्ट करता है। आज जैसे आज वो डील खत्म हो गई, कल डील खत्म हो गई, तो आज से पूरे यूरोप में और पूरे दुनिया में ग्रेन के प्राइसेस बढ़ने लगे, क्योंकि कमोडिटी प्राइस है और जहाँ जो स्पेकुलेटर्स हैं या जो इस अनाज को छुपाते हैं कि ऐसे समय में बेचा जाए, उन्होंने अपना अनाज का दाम बढ़ा दिया। तो दुनिया में एक तो इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और सबसे ज्यादा आपको पता है कि जो गरीब देश हैं उनका सबसे ज्यादा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें सबसे ज्यादा खाने के ऊपर उनका खर्च होता है। तो जाहिर है खाने का खर्च बढ़ जाएगा। और अफ्रीका और वेस्ट एशिया जैसे सीरिया इस ग्रेन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इजिप्ट पूरा 50% जो उनका ग्रेन सप्लाई है वो रूस और यूक्रेन से आता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है उसका आधार ये बना था कि इसे अफ्रीका या जो भी देशों में ग्रेन की सप्लाई कम हो रही है या महंगाई बढ़ रही है ग्रेन की, वहां उसको कंट्रोल किया जाए। रूस इल्जाम लगाता है कि ये अफ्रीका को नहीं जा रहा, ये यूरोप के उन धनाढ्य देशों को जा रहा है जिनको जो दूसरे कहीं और से या ज्यादा मूल्यों पर भी खरीद सकते हैं। तो ये कहता है कि एक तरह से रूस के साथ फ्रॉड हो रहा है, उसका वो विरोध करता है।
अब एक महत्वपूर्ण बात, ये तो हमने दो देशों की लड़ाई और उसमें यूएन का रोल, तुर्की का रोल सुन लिया। एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलता है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि दुनिया में कोई भी देश अपनी गरीबी के चलते भूख से उसके नागरिक ना मर जाएं। इन देशों के नाम क्या हैं जहां पर ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ज़्यादा सक्रिय है? इन देशों के नाम आप गेस कर सकते हैं। इन देशों के नाम हैं इथियोपिया, अफगानिस्तान, यमन, सूडान। इस तरह के देश हैं। जब ये सप्लाई चल रही थी ब्लैक सी वाला जो ग्रीन एग्रीमेंट है उसके मुताबिक, तो जो युद्ध के दौरान शुरुआती महीनों में पहले डेढ़ क्वार्टर में दाम बढ़ गए थे, उनमें 23% तक की कमी आई थी। यानी कि ये महत्वपूर्ण है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट चलता रहे। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की भी एक रिपोर्ट आई थी, तब बताया गया था कि इस डील के चलते 35 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा मिली। मतलब इतने लोग भुखमरी से बचे हैं। इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इस डील के असर के बारे में और सुनिए आप प्रोफेसर से। हिटलर ने अपनी मेन कैंप में इसका एक उदाहरण दिया है कि वो चाहता था कि यूक्रेन को सबसे पहले कैप्चर करें, क्योंकि वो कहता था कि पूरे यूरोप का ग्रेन बोल है यूक्रेन, या ग्रेन भंडार है यूक्रेन। तो उसको कैप्चर करने के लिए हिटलर अपने एक मेजर प्रायोरिटी बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे यूरोप को ग्रेन सप्लाई करता है था प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व और उसके बाद भी। लेकिन अब सबसे ज्यादा महत्व बढ़ गया, चूंकि ग्रेन का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में बढ़ गया, सिवाय अफ्रीका में। और अफ्रीका में बढ़ा इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहाँ आंतरिक कलह, गृह युद्ध जैसे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। और वहाँ इस समय इसका महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इस समय सेंट्रल अफ्रीका में, खासकर इथियोपिया, सूडान और माली में गृह युद्ध जैसे आसार हैं, और फेमिन यानी दुर्भिक्ष का भी एक बहुत बड़ा असर उनको झेलना पड़ रहा है। रूस को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रहा है जो रूस कहता है वो यूक्रेन को अलाउ कर रहा है, यानी उसको ग्रेन बाहर भेजने के लिए ब्लैक सी से वो फ्रीडम नहीं है, और वो चाहता है कि वो उसको मिले। लेकिन वो तो उसकी सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि यूक्रेन को दिया जा रहा है, रूस को भी दिया जाए, और रूस को भी स्विफ्ट मैकेनिज्म से उसके कम से कम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो दुनिया में बेचता है उसके थ्रू डॉलर्स आए या उससे उसका व्यापार हो। दूसरा एक सबसे बड़ा ये है कि रूस फर्टिलाइजर सप्लाई करता है पूरे दुनिया में, और उसका एक फर्टिलाइजर सप्लाई यूरोप का जो पाइपलाइन है जो उससे वो एक्सपोर्ट करता है, वो बंद हो गया। तो वो भी एक शर्तों में है कि उसको भी खोला जाए, और उसके अलावा और सारी शर्तें हैं कि उसको जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से अलग किया गया है, और जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए, खासकर जो एग्रीकल्चरल प्रतिबंध हैं, वो सारे खत्म किए जाए। तो ये उसकी शर्तें जो चाहता है दुनिया माने। अब यहाँ पर दो प्रश्न आते हैं हमारे सामने। हमने दुनिया भर की तो समझ ली, भारत एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर है, उसके हित किसके साथ जुड़े हैं, वो इस पर किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या हमारे अपने देश में सूरजमुखी का तेल या अनाज महंगा हो सकता है। और दूसरी बात कि जो दुनिया भर से रिएक्शन आ रही, खासतौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना आया कि कोई भी इस तरह से फूड सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डाल सकता है, हम दूसरे ऑप्शंस पर भी विचार करेंगे। ये दो सवाल और हैं जिस पर हमने एक्सपर्ट से जवाब मांगा। देखिए, कल से पूरी दुनिया में ग्रेन के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है भारत में भी खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ेंगे, खासकर तेल के और गेहूं के, और इसका सीधा असर हमारे जो डोमेस्टिक फूड बास्केट पे पड़ेगा कि हम ऑलरेडी एक तो महंगाई झेल रहे हैं सब्जियों के चलते, तो वो उस पर अगर आप फूड ग्रेन ऐड कर दें तो हमारा जो डोमेस्टिक खर्च है फूड ग्रेन्स का वो बढ़ जाएगा, खाद्यान्नों का। तो और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा अगर वो महंगा होता जाएगा। और जब ये बात चल रही थी, मुझे याद है जुलाई 2022 में जब बात नहीं हुई थी, सेटल नहीं हुई थी, तो भारत में आपको याद होगा कि अचानक गेहूं के दाम और चावल के दाम बहुत बढ़ गए, दालों के दाम बहुत बढ़ गए थे। तो एक साइक्लिकल इफेक्ट है, अगर वो गेहूं के दाम बढ़ाएगा तो लोग चावल की तरफ जाएंगे, तो चावल के दाम बढ़ जाएंगे, चावल के दाम बढ़ाएगा तो फिर वो कॉर्न की तरफ जाएंगे तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये एक जो थ्रस्ट है मार्केट का, वो खाद्यान्नों पर पड़ेगा, तो सब चीज को इफेक्ट करेगा, पूरे फूड साइकिल को हमारे डिस्टर्ब करेगा। देखिए, पूरी ब्लैक सी का जो वो रूट है जहां से यूक्रेन सप्लाई करता है ग्रेन्स को या अपने शिप को दुनिया की तरफ भेजता है,
वो माइंड है, यानी उनमें माइन लगे हुए हैं, सी माइंस लगे हुए हैं, ओशन माइंस लगे हुए हैं, और वो रूस ने लगाए। तो जाहिर है उनको हटाया जाना बड़ा मुश्किल है यूक्रेन के लिए, क्योंकि उसकी जो मैपिंग है, माइन की मैपिंग, वो रूस के हाथ में है, या रूस को पता है कि किन रास्तों से शिप जाएगी तो माइंस उस पर असर नहीं करेंगे। तो एक तो सबसे बड़ा कारण है कि पूरा ओडेसा और जो दो अन्य द्वीप, दो अन्य पोर्ट हैं जहां से सप्लाई होती है, वो माइंड है। और रूस को की जब तक सहमति नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर वो माइंड नहीं भी है, किसी कारण से वो निकल भी जाए, तो फिर मिसाइल हैं या पूरे ब्लैक सी पर, उस पार्ट पर पूरी तरह से रूस का कंट्रोल है, बियॉन्ड अ पॉइंट वो पूरी तरह से रूस के कब्जे में है, तो उसका व्यापार नहीं हो जाएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर शिप का इंश्योरेंस होता है, और वो इंश्योरेंस जो है, जो बीमा कंपनी होती है, युद्ध के समय हर वीक बीमा के रेट डिसाइड करता है उस शिप को, कि अगर युद्ध में उस क्षतिग्रस्त हुआ या हानि हुई तो वो कितना बीमा मुआवजा देगा, और उस मुआवजा अगर देगा या बीमा करेगा तो उसकी क्या शर्तें होंगी और कितना पैसा होगा, यानी हर वीक उसका रिव्यू होता है। तो जाहिर है बहुत कम कंपनियां ऐसी होंगी, बीमा कंपनियां, जो चाहेंगी कि ऐसे समय में जब गारंटीड एग्जिट नहीं मिलेगा फूड ग्रेन्स को, तो वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे और शिप का इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी दुविधा है जो इंश्योरर्स के पास है। जाहिर है इसके चलते जो फूड ग्रेन्स है उसके सप्लायर्स भी नहीं चाहते हैं कि उनका पैसा डूब जाए, तो उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिले अगर वॉर के चलते वो क्षतिग्रस्त होता है वो जहाज। तो आखिरी में कुछ और रिएक्शन है जो कि बिल्कुल प्रत्याशित हैं। अमेरिका ने कहा कि डील देश की दुनिया की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अर्दोआन ने कहा कि चूंकि तुर्की इसका हिस्सा था तो हम अगले महीने वाली मीटिंग में इस पर विचार करेंगे। रूस ने कहा हमारी चिंताओं का समाधान हो। तो ये मोटा माटी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लैक सी ग्रेन डील की वजह क्या थी, 4 शर्तें क्या थी, खत्म होने के पीछे रूस ने जो तर्क गिनाए वो क्या थे, इस डील की वजह से दुनिया भर की खाद्यान्न व्यवस्था पर क्या असर पड़ा था, कौन से देश प्रभावित थे, कौन से देशों को लाभ हुआ और अब क्या रिएक्शन आ रही है, समझ में आ गया होगा। दुनियादारी में दुनिया की खबरें और उसके पीछे की कहानियां और कारण, इनको बताने का सिलसिला चलता रहेगा। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।